अगर हम पीआरपी और एक्सोसोम्स अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो उसमें क्या बेहतर है? अच्छा, हम इसको ऐसे कह सकते हैं। अब पीआरपी में क्या होता है? हम्म। पीआरपी में आपका ब्लड लिया, उसको प्लाज्मा निकाला। सेंट्रीफ्यूज किया, उसमें एक प्लाज्मा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। वो प्लेटलेट ड्राइव प्लाज्मा होता है। ओके। अब उसमें ग्रोथ फैक्टर्स हैं। वो ठीक है। ग्रोथ फैक्टर्स समझ लें कि आपके हेयर में जाके वही हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेंगे। हम्म। अब एक्सोसोम के अंदर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वही ग्रोथ फैक्टर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम्म। ठीक जो है। अब फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी है, आपकी सीबीसी वीक थी इन हम्म। एनी केस, तो हमने जब उसका ब्लड लिया तो वो सेंट्रीफ्यूज किया, वो आपका प्लाज्मा भी थोड़ा सा वीक ही वीक हो होगा, गया। ठीक है। लेकिन जो एक्सोसोम्स होते हैं उसमें ऑलरेडी, क्योंकि वो स्टेम सेल से ड्राइव हैं, दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स, उसमें ग्रोथ फैक्टर्स 20 टाइम्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है। और बिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ब्लड में इतने नहीं होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आपकी सीबीसी अच्छी है तो वो पीआरपी के भी रिजल्ट्स आपके स्कैल्प पे बहुत अच्छे आएंगे। सही हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पीआरपी के जो सेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, लाइक 5-6 लेने के बाद उसको 1 साल के बाद दोबारा से उतने ही सेशंस जो हैं वो रिपीट करवाना पड़ता है। तो एक्सोसोम्स में क्या होता है कि ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है, ईयर्स तक चलता है, या इसके भी 3-4 सेशंस जो हैं हमें करवाने पड़ते हैं? अच्छा नहीं, इसमें ये चीज़ है कि अगर तो आपका फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेयर फॉल हो रहा था, कोई डेफिशिएंसी की वजह हुँ। से था, पहले बिल्कुल ठीक हेयर थे, कोई एज सच जेनेटिक कॉज नहीं है, फिर आप अगर सही ओरिजिनल एक्सोम्स करवाते हो और अपने डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे जितने उन्होंने सेशंस बोला आप एक दफ़ा ले लेते हो, एक दफ़ा आपका जो बाल आ गया वो वापस नहीं जाएगा, ठीक है। ओके। बट एट द सेम टाइम अगर हम अपनी पॉल्यूशन देखें, हम अपना इन्वायरमेंट देखें, हम अपनी डाइट देखें, तो उसमें हेयर फॉल हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसप्लांट करवाते हैं लोग। अब ट्रांसप्लांट करवा के बीच में कोविड आ गया था, अब अगर आप थोड़ा सा पास्ट में चले जाओ, उस कोविड ने क्या किया था, उस ट्रांसप्लांट हेयर को भी अफेक्ट कर दिया था, ठीक है। हाँ। ट्रांसप्लांट वाले लोग भी फिर आकर एक्सोसोम्स की तरफ जा रहे थे। तो कहने का मकसद ये है कि उसको अगर एक दफ़ा आप उसकी केयर करते हो, उसकी मेंटेनेंस रखते हो, तो वो एक एक दो दफ़ा करवा लेना एक्सोसोम इज़ इनफ, बार बार नहीं करवाने होते हैं। बट अगर जेनेटिक फैक्टर है, अगर केयर नहीं है, डाइट नहीं है, तो हेयर फॉल हो भी सकता है। अच्छा, अगर हम देखें मेंटेनेंस को, तो उसके लिए एक्सोसोम्स की मेंटेनेंस कैसे कर सकते हैं? उसकी आफ्टर केयर क्या होती है? कोई हमें शैम्पू चेंज करना पड़ता है, या फिर हमें ऑयल नहीं लगाना पड़ता? क्या होता है जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए और जिसको हमें अपनी रूटीन बनाना चाहिए? अच्छा, एक्सोसोम इज़ इटसेल्फ अ मेडिसिन, ठीक है। ओके। जब इटसेल्फ हमने उसको इतना कुछ हमने उसको दिया हुआ है कि वो आपके स्कैल्प को खुद ही से उसकी मशीनरी को चेंज कर रहा होता है और आपके स्कैल्प को बेहतर कर रहा होता है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई शैम्पू ऑयलिंग की तरफ जाएँ। हुँ। अगर तो कोई डैंड्रफ है, कोई और इश्यू है स्कैल्प का, कोई ड्राई फ्रीज़ी हेयर है, तो हम उसके लिए शैम्पू ऑयल्स की तरफ जा सकते हैं। वरना एक्सोसोम इटसेल्फ इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ऑफ़ कोर्स इतनी प्राइसी है, कॉस्टली है, तो जब आप एक्सोसोम लगवा रहे हैं तो फिर आप ट्रस्ट रखें कि उसके रिज़ल्ट्स आएँगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं एक ऐसे फेशियल की तरफ जिसे सामन डीएनए कहा जाता है। यस। अच्छा, इसके बारे में मुझे बताएँ बेसिकली ये क्या है? और ये किन लोगों को करवाना चाहिए? हमारी स्किन किस तरह से हो जाती है इससे? अच्छा, सैल्मन डीएनए एक अब बहुत ज़्यादा इस ये फ़ेमस हो गया, इसने हाइप पकड़ी है। इसका मैं थोड़ा-सा पास्ट में पहले आपको लेके बिल्कुल, हाँ, जाऊँगी। इसका बैकग्राउंड की तरफ इसमें जाते ये हैं। चीज़ था कि 1980s में जब कोई वुंड हो जाता था, हुँ। कोई सर्जरीज़ के स्कार्स होते थे, डायबिटिक फुट होता था, डायबिटिक अल्सर्स हो जाते थे, वो हील नहीं हो रहे होते थे। ओके। तो तब वहाँ साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने सैल्मन फ़िश ली और उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया। उसका वो भी स्पर्म्स का डीएनए होता है जो कि हम लेते होते हैं, और उसको प्यूरिफाइड किया, स्टरलाइज़्ड किया, और उसके बाद वो हमने स्किन के अंदर इंजेक्ट किया। जब हमने देखा कि वो बहुत अच्छी और बहुत फ़ास्ट हीलिंग करवा रहा था, तो वो बहुत से जिनकी सर्जरीज़ हुई हुई थी, पोस्ट सर्जरी हीलिंग में वो वर्क करने लग गए उस पर। वो डायबिटिक अल्सर्स को ट्रीट करने लग गया, मतलब हीलिंग फ़ास्ट हो गई ना, आपकी स्किन हुँ। बहुत अच्छी और बहुत जल्दी-जल्दी रिपेयर होने लग गई। तो वो चीज़ फिर कोरियन ने लेकर उसको उस पे और ज़्यादा प्यूरिफ़ाई किया और उसको स्किन पर लगाया। और फिर जब उसको स्किन पे यूज़ किया गया तो स्किन तो बहुत चमकने लग गई, उसमें बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आए। और इसमें बेसिकली ये है कि ये कोलेजन बना रहा होता है। ये आपके जो एजिंग के साइन को जैसे दूर कर रहा एग्ज़ैक्टली होता है। हाँ। आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर कर रहा है। अब देखिए, विद एज के साथ आपकी स्किन सेल्स वीक होने लग जाते हैं, वो हाँ। थकने लग जाते हैं, वो ओल्ड एज में जा रहे हैं सेल्स भी। अब हमने उनको पकड़ के उनको ऐसी न्यूट्रिशन देनी है, ऐसी डाइट देनी है, वो जो सैल्मन डीएनए से आ रही है, वो आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर करने लग जाते हैं, आपका कोलेजन बनाएँगे, आपके फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट करेंगे, जिससे हीलिंग फास्टर हो जाएगी और आपका स्किन जो है वो बहुत अच्छी नज़र आएगी और बहुत प्लम्प होती है।
तो ख़ासकर जिनके स्कार मार्क्स होते हैं, स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, एक्नी स्कार्स होते ओके, हैं, ये जिनके पोर्स पिगमेंटेशन, बहुत ज्यादा होते हैं। एग्जैक्टली, इनलार्ज पोर्स, टेक्सचर, पिगमेंटेशन, ये इस सब चीज़ों के लिए है। तो इसके कितने सेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, या उनकी भी मेंटेनेंस कुछ होते हैं, क्योंकि जब तक हम मेंटेनेंस पे जा रहे होते हैं ना, कोई नया ट्रीटमेंट आ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें ये रिक्वायर्ड है कि हमें देखना होगा कि उनकी स्किन कंडीशन कैसी है, ठीक है? अगर माइल्ड है अगर मैं अपने स्किन पर करवाती हूँ कि जैसे मुझे लगता है कि मेरी हुँ, स्किन को कोलेजन की या फिर रिजुविनेट जी। होने की ज़रूरत है, तो मुझे कितने सेशन जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे? आई थिंक फॉर यू आप 2 सेशंस करवा सकते हो, और ठीक है? ये कितनी देर तक इसके रिजल्ट्स जो हैं वो चलेंगे? अच्छा, रिजल्ट्स इसके थोड़े से देर तक आ रहे होते हैं। हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, वो करते हैं, जैसे उनको ये होता है कि पार्लर्स में फूरी जैसे फूरी अभी हम दे दो, लगाते हाँ। थे और वो जो भी कुछ लगा रहे होते थे, एक इंस्टेंट एक वो आता था, तो वो ये देख रहे होते हैं कि हमें भी क्या इंस्टेंट रिजल्ट आया, तो दैट इज़ नॉट इंस्टेंट। आपका कोलेजन बढ़ा, हमने समझ लें एक न्यू सेल्स, न्यू डीएनए आपको स्किन को दिया है। जो टाइमली बूस्ट करेंगे, एग्जैक्टली, वो ओके। टाइम लगेगा, अपना टाइम लेगा। तो वो आप उसके लाइक आप समझ लें कि 3 से 4 वीक्स के बाद उसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब उसके रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, फिर हम एक सेकंड सेशन भी रखते होते हैं ताकि हम थोड़ा सा और इंजेक्ट करें। फिर वो जब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो स्किन को रिपेयर कर रहा होता है, तो वो इस तरीके से वर्क करता है। अब किसी का एक्ने स्कार है, किसी की पिगमेंटेशन है, खासकर कोई अब आप कहेंगे कोई ओल्ड एज में आ गया, 50 प्लस आ गया, तो उस पर थोड़े से सेशन ज़्यादा लगेंगे, ठीक है? जितनी सैगी स्किन होगी, जितनी ढली हुई स्किन है, ऑब्वियसली, हाँ। जितनी फॉर एग्जांपल अब डायबिटीज़ है, अब इनके पेशेंट्स के अंदर बहुत स्लो हीलिंग हो जाती है, तो इसमें थोड़े से सेशन ज़्यादा लगेंगे, लेकिन इससे हीलिंग बहुत अच्छी फास्टर हो जाती है और स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। सही हो गया। बच्चियों को अगर हम कोई एडवाइस करें कि वो कौन-सा ट्रीटमेंट करवा सकती हैं, क्योंकि आजकल अर्ली एज में जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, वो खुद इस्तेमाल कर लेती हैं, तो उसके बाद स्किन थोड़ी-सी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगी कि फ़ौरी तौर पर इस जो डीएनए फेशियल है, इसकी तरफ जाना चाहिए, या फिर जो पहले ऑलरेडी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, उनको करवा लिया जाए? ये 30s में ज़रूरी है, या फिर अर्ली 20s में जो बच्चियाँ होती हैं, वो भी करवा सकती हैं? अच्छा, इसमें मैं तो ये कहूँगी कि अगर फॉर एग्जांपल आप 20 से बिलो हैं, टीनेज गर्ल्स हैं, यू डू नॉट रिक्वायर एनी एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। फेशियल। आप खुद से इतनी ब्यूटीफुल हैं, ये आपका टाइम, आपकी स्किन ग्रो कर रही है, लेट इट बी। आप उसमें आप बाहर जाएं, खेलें, सब कुछ करें, लेकिन इसमें अभी इसके इन प्रोसीजर्स पे ना आए, क्योंकि वंस आप एक दफ़ा इसमें एंटर हो गए, देयर इज़ नो वे बैक। तो वो फिर डिफरेंट सीरम्स लगाना, सारा कुछ करना, ये मेरे ख्याल से अभी नहीं होना चाहिए। वंस आप 20s क्रॉस कर लें, थोड़ा सा मेच्योर हो जाएं, और अनलेस अनटिल आपकी टीन एज में स्किन अगर आपकी ठीक है, इरिटेट नहीं हो रही है, हुँ। द मोस्ट थिंग अगर आप कुछ कर सकते हो, आप सन ब्लॉक लगाओ बस। आप सन ब्लॉक लगाने से ही आपकी स्किन बिल्कुल ठीक रहेगी, और प्रोसीजर्स की तरफ तो नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी। सही हो गया। जब हम ये डीएनए सैमन जो है, ये फेशियल करवाते हैं, जब ये हम्म। प्रोसीजर हम लेते हैं, तो आपने बताया कि जब इसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं, तो उसके सेंटर में एक सेशन आपको और रिक्वायर्ड होता है, जिससे आप करवा सकते हैं। तो ये लास्ट कितनी देर तक रहता है? अच्छा, एक लास्ट 2 to 3 months तो अभी फर्स्ट सेशन लास्ट इजीली होता है, और फिर जब आप 2 सेशंस करवा लोगे तो आपकी 6-7 मंथ्स तक इजीली आपकी स्किन प्रिपेयर्ड रहती है। अनलेस अनटिल आप बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में नहीं चले गए, आपने अपनी स्किन को डिहाइड्रेट कर दिया है। अगर आप अपनी स्किन के साथ और छेड़खानी करेंगे, कोई और चीज़ करवा रहे हैं, अब कुछ लोग करते हैं फेशियल, एक फेशियल ले लिया, फिर दूसरे एस्थेटिक क्लिनिक से दूसरा फेशियल ले लिया, फिर तीसरे एस्थेटिक क्लिनिक से कुछ और भी तीसरा, ले लिया, हाँ, ऐसा ही कि है। हम जितना ज़्यादा अपनी स्किन को इंजेक्ट करेंगे या और ज़्यादा फेशियल्स कराएंगे, स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, दैट्स रॉन्ग कम्प्लीटली। आप जितना अपनी स्किन को छेड़ोगे, वो भी आगे से रिस्पॉन्ड चिढ़ते जाएगी करेगी। फिर वो, एग्जैक्टली, एग्ज़ैक्टली। वो रिस्पॉन्ड करेगी, उससे और स्किन ख़राब हो सकती है। अगर आप अच्छी जगह से ले रहे हैं, ठीक ले रहे हैं, तो 6 मंथ्स तो ईजिली बहुत अच्छे जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर जैसे कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, अगर कोई आपको अंडरलाइन डिसऑर्डर्स नहीं है, कोई कॉज नहीं है, आपकी स्किन हेल्दी है, आपकी डाइट अच्छी है, फिर वो 6 मंथ से ज़्यादा प्रोलॉन्ग भी करते हैं। ठीक हो गया, लेकिन अगर 6 से 7 माह तक ये इसके रिजल्ट्स रहते हैं, तो मुझे लगता है ये बेस्ट ट्रीटमेंट है फिर करवाने के लिए, कि एग्जैक्टली, आपको हर 2 माह बाद कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, बस उसकी आफ्टर केयर अच्छे से करते जाएँ तो वो चलता ऐसे जाएगा। ही है। किन लोगों को आप ये रिकमेंड नहीं करती हैं कि उनको नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि बहुत से ऐसी, जैसे आपने बताया, स्किन कंडीशंस होती हैं जिनको एक्जिमा होता है बहुत सारे लोगों को, या स्किन जो है सेंसिटिव होती है उन लोगों की, तो उनको या ट्रीटमेंट जो है वो करवाना चाहिए? अच्छा, देखिए, जो इसका काम है इस फेशियल्स का, ये स्किन सेल्स तक ही महदूद रहता है। ये आपके अंडरलाइंग हार्मोन्स को या अपने अंडरलाइंग ऑर्गन्स को नहीं चेंज कर रहा होता। तो अनलेस अनटिल अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा लाइक लाइकन प्लैनस या सोराइसिस या एक्जिमा बहुत ज़्यादा अगर आपको स्टिमुलेट कर हो जाता है, फिर आप उसको अवॉइड करो, ठीक है?
अगर आप उस वो चीज़ें आपको नहीं है, स्किन ठीक है, या अगर है भी तो जैसे एक्जिमा होता है, कुछ लोगों को बहुत थोड़ा होता है, लाइक उनके हाँ, हैंड्स पे है, उनके फीट पे है, बस 1-2 जगह पे है, वो इजीली करवा सकते हैं, उनका फेस ठीक है। बट अगर आपके फेस पर ही ऑलरेडी कोई रोसेशिया है, बहुत ज़्यादा है, फिर आप उसको थोड़ा-सा अवॉइड करो। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम घर बैठकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि डर्मापेन है। अब वो इतना यूज़्ड हो गया कि मेरी फ्रेंड मुझे बार-बार कह रही होती है, उसको ऑर्डर करते हैं, उसको ऑर्डर करते हैं। तो कहीं न कहीं मैं उसको मना कर रही हूँ कि नहीं, ये हमारा करने वाली चीज़ नहीं है, इसको भी रहने दिया जाए। तो वो उनका होता है कि कोई भी सीरम लगाया, वो अच्छे से आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, घर बैठकर आप कर लें, अपनी नेक पर आप इसका इस्तेमाल करते रहें। ये किस हद तक नुकसानदेह साबित हो सकती हैं? क्योंकि देखिए, उसमें बारीक नीडल्स मौजूद होती हैं। एग्जैक्टली नुकसानदेह तो बहुत है। देखिए, एक काम जो डॉक्टर के हवाले किया गया है, मेरे ख्याल से लोगों को डॉक्टर पे उस छोड़ देना चाहिए। रिलाय करना चाहिए। क्योंकि हुँ। जब आप, वही बात है कि इनिशियल टाइम पे अपने स्किन के साथ छेड़खानी करेंगे, खुद करेंगे, तो फिर उसके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फिर आप डॉक्टर के पास आते हो और आप कहते हो कि जस्ट कोई वन सेशन और बहुत इकोनॉमिकल कोई चीज़ दे दी, एक ट्यूब दे दी जाए जिससे ये जो मैंने सारा काम ख़राब किया ये ठीक हो जल्दी जाए। से ठीक हो जाए। ठीक है, अब देखिए इसमें माइक्रोडर्मल वुंड्स क्रिएट हो रहे हैं। ये आपकी स्किन को जला सकते हैं, आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, आपकी स्किन में स्कार मार्क कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको नहीं पता कि किस इंटेंसिटी पे मुझे डर्मापेन चलाना है। अब आप अगर डर्मापेन कभी आपने उसको हाथ में पकड़े तो उसमें काफ़ी सारे हाँ, उन्होंने लिखे होते हैं, मिलीमीटर्स में उसकी इंटेंसिटीज़ होती हैं। तो किस इंटेंसिटी पे डेंसिटी किस पे, एरिया को हाँ। फोकस करना है, ये सिर्फ डॉक्टर बता सकता है, आम लोग नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद आप सीरम्स लगा रहे हो, आप उसको पीआरपी भी लगा रहे हो, वो आपकी स्किन के अंदर जा रही है। आइदर आपकी स्किन को नीड है, या आपकी स्किन अब इरिटेट स्किन है ऑलरेडी, आप फिर उसके अंदर वो मीज़ोथेरेपी कर रहे हो, सीरम्स लगा रहे हो, तो वो इरिटेट और होगी। क्योंकि आप कोई भी ट्रीटमेंट अगर करवा रहे होते हैं, अगर आपका कोई एक एक्ने भी है तो उसको छेड़ते नहीं है। अगर वो छिड़ जाए तो वो पूरे स्किन पर आकर वो आ सकता है, अगर वो एग्जैक्टली, जम जो है आपके पूरे स्किन पर कहीं पर ऐसे लग ही है। जाए। क्योंकि अब आप एक्नी के ऊपर भी अगर जब आप करोगे उसको, तो एक्नी ने बैठे तो नहीं रहना, वो आगे से इन्फ्लेट हो सकती है, उसको स्कार मार्क में वर्स हो कन्वर्ट हो सकती है सकती है, वो वो। उससे ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो दैट्स नॉट कि ये चीज़ घर पे कर ली जाए, ये बल्कि किसी किसी आम इंसान से भी नहीं करवानी है, ये आपने डॉक्टर से ही करवानी है। देखिए, आपका स्किन जो है वो इट्स लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आप, और आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी स्किन है, आपका कॉन्फिडेंस स्किन से आता है, आप उसको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। आपने उसको एक बहुत केयरफुली ट्रीट करना है, बहुत तरीके से करना है, और किसी अच्छे रिलायबल डॉक्टर के पास ही जाना है। सही हो गया। आप हमारी ऑडियंस को ये बता सकती हैं या उनको एक बार गाइड कर दें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कहते रहते हैं कि जो भी आपका कलर टोन है, जो भी आपका स्किन टोन है, जो भी आप हैं, आप उनमें कॉन्फिडेंट रहना सीखें। एग्जैक्टली, देखिए, अल्लाह ताला ने हमें जैसा बनाया है, उन्होंने हमें सबसे प्यारा बनाया है। बेशक। अगर हम अपनी स्किन को खुद प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमारी स्किन से प्यार नहीं करेगा। अगर हम इसको खुद नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो हमारा स्किन टोन है, इसी को ही ग्लोइंग लिक करें, इसी पर ही इसको अच्छा बनाएं, इसकी केयर करें, इसको सन रेज से बचाएं, ना कि इसकी टोन्स को चेंज करें, क्योंकि टोन चेंज पहली बात तो होती ही नहीं है। आपके जो जीन्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते हैं। सेकंड, अगर वो होते हैं तो वो बहुत टेम्परेरी प्रोसीजर होता है, और फिर उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस तब भी डेवलप होगा जब आप खुद से प्यार करेंगी।